चलते जाओ रुकना हमारा काम नहीं, चलते जाओ रुकना हमारा काम नहीं। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग जी, क्या हाल चाल है? चलो, सभी का हालचाल बहुत बढ़िया होना चाहिए। तो आज हमारी अमेंडमेंट क्लास नंबर 7 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, वैसे मुझे उम्मीद थी कि अमेंडमेंट क्लास नंबर 7 या अमेंडमेंट क्लास नंबर 8 में हमारी इनकम टैक्स की सारी अमेंडमेंट्स खत्म हो जाएंगी, बट ऐसा होगा नहीं। मतलब मेरे ख्याल से 10 या 11 अमेंडमेंट क्लास हमारी इनकम टैक्स में लगेंगी। तो मैंने कहा था कि 14 अमेंडमेंट क्लास, तो आप ये मान के चलो कि 14 नहीं, फिर हमारी 16 अमेंडमेंट क्लास लगेंगी। ठीक है। और जो प्रोफेशनल वाले बच्चे हैं उनके लिए 1 या 2 अमेंडमेंट क्लास एक्स्ट्रा और आएंगी जी, उसके बाद उनकी भी अमेंडमेंट खत्म हो जाएंगी। मतलब 16 अमेंडमेंट क्लास तो सबको देखनी है मेरे अकॉर्डिंग। क्या पता वो 14 में ही खत्म हो जाए, बट मैं एस्टिमेशन कर रहा हूँ कि जिस स्पीड से आराम से हम चल रहे हैं तो 14 नहीं 16 अमेंडमेंट क्लास लगेंगी। ठीक है, बट टेंशन मत लेना जी। 16 अमेंडमेंट क्लास के बाद ना जितनी भी अमेंडमेंट्स होंगी, मुश्किल से मुश्किल मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन कहीं से बन जाए, आप क्वेश्चन में गलती नहीं करोगे, इतना मुझे विश्वास है। ठीक है। अच्छा, आपके लास्ट अमेंडमेंट क्लास हमारी पीजीबीपी की थी, उसमें जो भी आपके डाउट्स थोड़े बहुत मैंने कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दिया था, और आपके कुछ और भी डाउट्स अगर हैं तो जब मेरी अमेंडमेंट सेशन खत्म होंगे ना, फिर मैं पूरे इंडिया में जितने मेरे सीएस की फैमिली के बच्चे हैं सबके लिए डाउट सेशन रखूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे बहुत सारे बच्चों को पता है, पहले हम रखते थे गूगल मीट के ऊपर लाइव, तो वही दोबारा से स्टार्ट होंगे। आप उसके अंदर डाउट पूछ सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो जो भी आपके डाउट्स हैं जो यहाँ सोल्व नहीं हो पा रहे, उसको लिखते रहना। जो भी आपके डाउट्स होंगे डाउट सेशन में सारे डाउट्स मैं क्लियर करूंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है जी। आओ जी, इधर देखो ध्यान से। अब लास्ट क्लास में हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था जी चैप्टर नंबर, मेरे ख्याल से पीजीबीपी का, और आज हम स्टार्ट करेंगे जी कैपिटल गेन का चैप्टर। अब कैपिटल गेन के चैप्टर में ना वैसे अमेंडमेंट ज्यादा नहीं है, अमेंडमेंट बहुत थोड़ी हैं, टोटल मिला के 3 अमेंडमेंट हैं। बट ये तीनों अमेंडमेंट ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। बच्चा कह रहा है हमें तो ये समझ नहीं आ रहा ऐसी कौन सी अमेंडमेंट है जो इस बार हमारे एग्जाम में नहीं आएगी, क्योंकि जो अमेंडमेंट करा रहे हो वही हमें लग रहा है इंपॉर्टेंट है। क्योंकि छोटी मोटी अमेंडमेंट तो है नहीं, मतलब क्वेश्चन बन सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, सारी अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है। तो सर क्या ऐसी कोई अमेंडमेंट है इस बार जो एग्जाम में ना बने? सर मुझे नहीं पता, देखो हमें सारी अमेंडमेंट करनी है, बट इतना बता रहा हूँ सर, इस बार के एग्जाम में अमेंडमेंट्स पूरे पूरे आने के चांसेस हैं। मुझे पता नहीं ऐसा बार बार क्यों फील हो रहा है, बट मेरी तरफ से आए या ना आए सारी आपने अच्छे से करके जानी है, बस ये बात ध्यान देना। ठीक है जी, और स्टार्ट करते हैं। अब कैपिटल गेन के चैप्टर में सबसे पहली अमेंडमेंट जो है ना, अमेंडमेंट है सेक्शन नंबर 50C। अब जब मैंने बोला कि अमेंडमेंट सेक्शन 50C में है, मेरी पूरी की पूरी फैमिली समझ गई होगी अमेंडमेंट पता है क्या होगी। याद करो, जब मैंने पीजीपी के चैप्टर में सेक्शन 43CA कराया था, तो मैंने कैपिटल गेन में 50C अगर होगा ना, मैंने कहा था वहां पे क्वेश्चन कराऊंगा इसका, तो आज हम क्वेश्चन भी करेंगे। तो जो 43CA के अंदर अमेंडमेंट थी, सेम अमेंडमेंट 50C के अंदर भी आई है। अमेंडमेंट क्या आई है जी, जहां 105% की लिमिट होती थी ना, वहां पर 110% की लिमिट है। याद करो सर, जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं सबने सेक्शन 50C पढ़ा होगा, और हमने क्लास में क्या किया था, हमने क्लास में ये किया था कि अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सेल कंसिडरेशन के 105% से ज्यादा है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या बन जाएगा, सेल प्राइस बन जाएगा। ठीक है। बट अब गवर्नमेंट कह रही है कि वो 5% की लिमिट नहीं होगी, अब वो लिमिट 10% की हो जाएगी। इट मीन अब हमें लोगों को कैसे रीड करना है कि अगर मेरी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सेल प्राइस के 110% से ज्यादा है, फिर मेरी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सेल प्राइस बनेगी, नहीं तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सेल प्राइस नहीं बनेगी। तो सिंपल सी बात, बस एक बात ध्यान रखना सर, अगर मैं 50C की अमेंडमेंट की बात करूंगा तो 50C पहली बात एप्लीकेबल ही तब होगा अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सेल प्राइस के 110% से ज्यादा है। ठीक है, अगर ज्यादा है तो स्टैम्प ड्यूटी सेल प्राइस बनेगी, नहीं तो स्टैम्प ड्यूटी सेल प्राइस नहीं बनेगी। एक बच्चा कहता है सर अगर मान लो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110% तक है या उससे कम है, फिर उस केस में सेल प्राइस क्या बनेगा, फिर एक्चुअल सेल प्राइस बनेगा। मतलब फिर जो एक्चुअल सेल प्राइस होगा उसी को सेल कंसिडरेशन बना के कैपिटल गेन निकाल दोगे। बट अगर स्टैम्प ड्यूटी 110% से ज्यादा होगी देन स्टैम्प ड्यूटी सेल प्राइस बन जाएगा। ये सारी बातें आपने क्लास के अंदर पढ़ी है। तो चेंज सिर्फ इतना सा है कि जहां पे आपने नोट्स में 5% लिखा होगा, वहां नोट्स में क्या कर लेना, 110% कर लेना, बाकी सारी बातें सेम होंगी। ठीक है जी। अच्छा, इधर सुना ध्यान से, अब प्लीज ध्यान सुनना चाहिए। इस अमेंडमेंट का इफेक्ट ना वैसे अदर सोर्स के चैप्टर में गिफ्ट के लॉ के अंदर भी आया 56(2)(10) के अंदर, बट उसको आज हम डिस्कस नहीं करेंगे। जब मैं नेक्स्ट क्लास में अदर सोर्स के अमेंडमेंट कराऊंगा, फिर मैं 56(2)(10) गिफ्ट के लॉ का भी ट्रीटमेंट बताऊंगा। फिर वहां पे एक ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा कि जो पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स तीनों को मिक्स करके बनेगा। मतलब आपके दिमाग में ना और क्लैरिटी आएगी कि अगर मिक्स होकर क्वेश्चन आ जाए तो भी हम गलती नहीं करेंगे।
बट वो आज नहीं हम करेंगे, जब नेक्स्ट क्लास में अदर सोर्स के अमेंडमेंट कराऊंगा उसके बाद फिर एक फुल फ्लैज क्वेश्चन करेंगे कि अगर क्वेश्चन मिक्स होके बने तो क्या ट्रीटमेंट होगा। अभी सिर्फ इतना समझना कि 43 सीए में 5% की जगह 10% हो चुका है, 50 सी में 5% की जगह 10% हो चुका है, ये बात ध्यान देना। ठीक है जी। अच्छा अब सुनना ध्यान से जी, अब सुनना। अच्छा हाँ, एक बात और ध्यान दो जी। एक बच्चे का मेरे ख्याल से डाउट आया था कि सर जो 10% आपने 43 सीए में कहा था, तो हमने कहीं न्यूज के अंदर पढ़ा था कि कुछ केस में वो लिमिट 20% भी हो चुकी है। हमने कहीं सुना था कि वो 10% की लिमिट जो है ना, वो कुछ केस में 20% भी हो चुकी है, बट आपने तो वो कराया नहीं। सर मैंने कहा था कि जो मैं करवा रहा हूँ उस पर विश्वास रखो और आराम से चलो, जो आपकी 20% की लिमिट है ना वो भी ऑटोमेटिकली आ जाएगी जब मैं गिफ्ट का लो कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि वो अमेंडमेंट ना 43 सीए की तो है, साथ में 56(2)(10) की भी है। तो भी सिर्फ इतना ध्यान रखना कि 43 सीए में 5% की जगह 10% की ही लिमिट है। अब वो 10% वाली 20% किस केस में होगी, कौन सी डेट से लेके कौन सी डेट तक होगी, आपने अपने अपनी पढ़ना। विश्वास तो बच्चे को है ही नहीं, बच्चा कह रहा है दिखाओ। इधर देखो ध्यान से नालायकों, नोट्स आपके सामने हैं, यहाँ पे दिख रहा है देखो, 10% से लेके 20% 43 सीए में। और एक डेट दिख रही है 12 नवंबर 20 से लेके 30 जून 21 तक। तो ये डेट अभी आपको पढ़नी नहीं, जब मैं नेक्स्ट क्लास में गिफ्ट के लो के अमेंडमेंट कराऊंगा मैं ऑटोमेटिकली लिंक कर दूंगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अमेंडमेंट 43 सीए में तो है, अगर आप ऊपर हेडिंग पढ़ोगे 56(2)(10) के अंदर भी है। तो आपस में मैं इंटरलिंक करके पढ़ाऊंगा सर, ध्यान रखना सिंगल अमेंडमेंट भी आपकी नहीं बचेगी सर, विश्वास रखो मेरे ऊपर। जब अमेंडमेंट बैच मेरा खत्म होगा ना, उसके बाद देखना कौन सी अमेंडमेंट बची हैं, सारी ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगी। ठीक है जी। लो जी मैं वापिस आ रहा हूँ जी। अब यहाँ पे एक बार चेक करना जी, अब यहाँ पे इधर देखो ध्यान से। अब जो ये अमेंडमेंट 50 सी के अंदर आई है ना, और जो अमेंडमेंट 43 सीए के अंदर आई है, उसका मैंने क्रक्स डायग्राम बनाया। इस डायग्राम को देखना ध्यान से। पहली बात, 43 सीए की बात करूं या 50 सी की बात करूं, ये दोनों सेक्शन जो हैं ये लैंड और बिल्डिंग के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं और किसी प्रॉपर्टी पर एप्लीकेबल नहीं होते। अब हमें ये देखना है कि ये सेक्शन कब एप्लीकेबल होंगे और कब एप्लीकेबल नहीं होंगे। एक बार ध्यान से पढ़ना चाहिए। लैंड बिल्डिंग और बोथ, अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सेल कंसीडरेशन के 110% से कम है, सोच समझ के बोलना चाहिए। अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सेल कंसीडरेशन के 110% से कम है, तो क्या 50 सी या 43 सीए एप्लीकेबल होगा नहीं होगा? आंसर इज नो। देखो मैंने क्या लिखा है, एप्लीकेबल नहीं होगा। और जब ये सेक्शन ही एप्लीकेबल नहीं होगा तो उस केस में क्या स्टैंप ड्यूटी सेल प्राइस बनेगा? क्या स्टैंप ड्यूटी सेल प्राइस बनेगा या एक्चुअल सेल प्राइस जो होगा वही सेल प्राइस बन जाएगा? सर एक्चुअल सेल प्राइस ही सेल प्राइस बन जाएगा। देखो मैंने क्या लिखा है, एक्चुअल सेल प्राइस डीम्ड एज सेल कंसीडरेशन फॉर पीजीबीपी एंड कैपिटल गेन। ये बात ध्यान देना। बच्चा कह रहा है सर आप हमें इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराओगे? पहले एक क्रक्स तो समझ लो नालायक, देखो नीचे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी है सर, टेंशन मत लो, मैंने कहा ना सारे क्वेश्चन कराऊंगा, बस पहले अमेंडमेंट समझ लो। उसके बाद देखो जी अगला केस क्या निकल के आ रहा है। अगला केस क्या है, अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110% ऑफ सेल कंसीडरेशन के बराबर है, मतलब कम नहीं है ज्यादा नहीं है, उसके बिल्कुल बराबर है। एक बात मुझे सोच के बोलना, 50 सी और 43 सीए में क्या लिखा है, क्या बराबर हो या ज्यादा हो? सर ज्यादा हो। वहां पे ये लिखा है अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सेल कंसीडरेशन के 110% से ज्यादा होगी फिर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सेल प्राइस बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। तो मतलब सिंपल सी बात निकल के आ रही है कि अगर 110% के बराबर भी है या उससे कम है, उस केस में ना तो 50 सी लगेगा और ना ही 43 सी लगेगा। सर फिर हम क्या करेंगे, फिर जो एक्चुअल सेल प्राइस होगा वही सेल प्राइस बनेगा। बस ये बात ध्यान दो। देखो जी यहाँ पे अगर बराबर है तो भी 50 सी एंड 43 सी एप्लीकेबल नहीं होगा, तो जो एक्चुअल सेल प्राइस होगा वही सेल कंसिडरेशन बन जाएगा। ये बात ध्यान देना। अब अगला पॉइंट ध्यान से, अगला पॉइंट ध्यान से। अब अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा है कितनी, 110% ऑफ सेल कंसिडरेशन, मतलब अगर तुम्हारी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सेल कंसिडरेशन के 110% से भी ज्यादा है, उस केस में 50 सी या 43 सी लग जाएगा और फिर क्या होगा, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपका सेल प्राइस बन जाएगी। तो सिंपल सी बात बस ये निकल के आ रही है जी। पहली बात तो आप ये देखो एप्लीकेबिलिटी 50 सी एंड 43 सी की कहां होती है। एप्लीकेबिलिटी सिर्फ तब होती है अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110% से ज्यादा हो। मैं दोबारा बोल रहा हूं, कई नालायक बच्चे मेरी बात को ध्यान से नहीं सुन रहे, एग्जाम में गलती करके आएंगे जी। एग्जामिनर कहेगा 110% के बराबर है, बच्चा 50 सी लगा के आ जाएगा। एग्जामिनर कहेगा 110% से कम है, बच्चा 50 सी लगा के आ जाएगा, जबकि 50 सी में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है, 43 सी में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। अरे जब मैं दोनों सेक्शन एक साथ बोल रहा हूं तो समझ में आ रहा है ना कि 50 सी कब लगेगा,
जब ये लैंड बिल्डिंग आपने होल्ड किया एज कैपिटल एसेट। 43 सीए कब लगेगा? जब ये लैंड बिल्डिंग आपने होल्ड किया स्टॉक इन ट्रेड। तो अगर स्टॉक इन ट्रेड की तरह होल्ड की है तो 43 सीए की बात करूंगा, अगर कैपिटल एसेट की तरह होल्ड की है तो 50 सी की बात करूंगा। प्रोविजन दोनों का सेम है, बस ये बात ध्यान देना, ठीक है जी। तो मेन बात बस ध्यान देना कि 50 सी एंड 43 सीए की एप्लीकेबिलिटी इस केस में होती है, इन दोनों केस में नहीं होती, ये बात ध्यान दो। और फर्क क्या है जी? फर्क क्या निकल के आ रहा है? फर्क ये निकल के आ रहा है कि आप बस ये गलती मत कर देना कि 50 सी कहीं पर भी लगा के आ रहा हो जहां पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वर्ड लिखा हो। तो जहां स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वर्ड लिखा होगा हर केस में 50 सी नहीं लगेगा। 50 सी लगेगा ही वहां जहां स्टैम्प ड्यूटी सेल प्राइस के 110% से भी ज्यादा होगी। ये बात क्लियर है जी, इस केस में एप्लीकेबल हो गया। और दूसरी बात जी, अमेंडमेंट क्या आई है? पहले 105% था, अब कितना हो गया? 110%। तो देखो मैंने यहाँ पे 110% लिखा है, पहले आपने नोट्स के अंदर 105% लिखा होगा, उसको 110% कर लेना, बाकी सब कुछ सेम है। सर आप ना हमें क्वेश्चन करवा दो ताकि हमें समझ में आए कि अमेंडमेंट है क्या। लो जी क्वेश्चन देख लो, 4 केस मैंने बनाए हैं, अब चारों के चारों केस आपके सामने हैं, उम्मीद करूंगा आप मुझे आंसर दोगे। केस नंबर 1 में देखना जी, सेल प्राइस 4 लाख है, स्टैम्प ड्यूटी 3,80,000 है। सेल प्राइस 4 लाख है, स्टैम्प ड्यूटी 3,80,000 है। केस नंबर 2 में सेल प्राइस 4 लाख है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 4,30,000 है। केस नंबर 3 में सेल प्राइस 4 लाख है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 4,40,000 है। केस नंबर 4 में सेल प्राइस 4 लाख है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 4,80,000 है। बस मुझे ये बता दो कहां पे 50 सी या 43 सी का प्रोविजन लगेगा और कहां नहीं लगेगा। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अगर मेरी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सेल प्राइस से कम है, ज्यादा छोड़ो कम है सर, मतलब ज्यादा की तो बात ही छोड़ो, ज्यादा की तो बात ही छोड़ो, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कम है। सर क्या प्रैक्टिकली ऐसा होता है? हो सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन बन गया, कुछ भी हो सकता है। तो पहली बात तो अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110% से ज्यादा होगी फिर कहीं जाके 50 सी और 43 सी लगेगा। अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही कम है उस केस में तो मतलब ही नहीं सेक्शन लग जाए, तो फिर क्या होगा? फिर यही 4 लाख जो होगा यही तुम्हारा सेल प्राइस बन जाएगा, ना तो यहाँ 50 सी लगेगा और ना ही यहाँ पे 43 सी लगेगा। लो जी काम खत्म हो गया, क्लियर हो गया जी। क्योंकि 43 सी और 50 सी लगता ही कब है? अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा हो, और कितनी? 110% से। तो जब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही कम है तो सेक्शन का तो मतलब ही नहीं है। फिर जो मेरा सेल प्राइस होगा वही सेल कंसिडरेशन बनेगा, इसके बेस पे हम कैपिटल गेन की इनकम निकालेंगे, इसके बेस पे पीजीपी की इनकम निकालेंगे। आगे देखो जी, सेल प्राइस मेरा 4 लाख है, स्टैम्प ड्यूटी 4,30,000 है, आपने बोल देना जी। अब अगर मैं इसका 110% निकालता हूं, अगर मैं 4 लाख का 110% निकालूं तो कितना आएगा? 4,40,000। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अगर मैं अमेंडमेंट ना कराता, अगर मैं अमेंडमेंट ना कराता, अगर हम दिसंबर तक की बात करें तो लिमिट आपकी 105% थी। अगर मैं अमेंडमेंट ना कराता आप 105% ही पढ़ते, तो आप चेक करो ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मेरे सेल कंसीडरेशन के 105% से ज्यादा है। क्योंकि सर इस 4 लाख का 105% पता कितना बनता है? 4,20,000, ठीक है। और मेरी स्टैम्प ड्यूटी कितनी है? 4,30,000। तो दिसंबर तक के एग्जाम में हम इस केस में 4,30,000 जो था वो सेल प्राइस लेते थे। क्यों लेते थे? क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी 105% से ज्यादा है। अब अमेंडमेंट ये बात कहती है साहब 105% नहीं 110% लेनी है। इट मीन अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तुम्हारे सेल प्राइस के 110% से ज्यादा है फिर स्टैम्प ड्यूटी सेल प्राइस लेना, नहीं तो सेल प्राइस जो तुम्हारा एक्चुअल वाला है उसको सेल प्राइस बना दो। तो सोच समझ के बोलना जी। अगर मैं इसका 110% लेता हूं तो कितना आएगा? 4,40,000। और ये कितनी है? 4,30,000। तो मेरी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा तो है, ज्यादा तो है, बट 110% से ज्यादा नहीं है, इसलिए मेरा 4 लाख जो है वही मेरा सेल प्राइस बन जाएगा। ना तो यहाँ 50 सी लगेगा और ना ही 43 सी लगेगा, क्योंकि वो तब लगता है जब स्टैम्प ड्यूटी 110% से ज्यादा हो। क्लियर हो गया जी? देखो एग्जाम्पल से और क्लैरिटी मिलती है। और जो बच्चे एग्जाम्पल नहीं समझ रहे, गारंटी दे रहा हूं सर एग्जाम में जब ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनेगा आप गलती करके आ जाओगे। कई बच्चों को पुराना लो ही पता होगा 105% वाला, वो पता क्या करेंगे? यहाँ पे 4,30,000 लेके आ जाएंगे, फिर बाहर आके पार्टी करेंगे मैकडी, क्यों? सबने पुराना लो पड़ा हुआ है। ठीक है, फिर एग्जामिनर कहेगा ऐसे बच्चे अगले 6 महीने के अंदर दोबारा आने चाहिए, क्योंकि जो नया लो ही नहीं पढ़ के आए वो क्वेश्चन क्या करेंगे। तो नई लिमिट 110% की है, 110% मतलब 4,40,000, ये 4,30,000 है, इसलिए यहाँ पे 4 लाख सेल प्राइस बन गया। अगले क्वेश्चन में देखो जी, अगर मैं 4 लाख का
110% निकालता हूं, कितना आएगा? 4,40,000। और मेरी स्टैम्प ड्यूटी भी कितनी है? 4,40,000। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, क्या मेरी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मेरे सेल प्राइस के 110% से ज्यादा है या 110% तक है? आंसर दो ना सर चैट बॉक्स के अंदर। क्या मेरी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मेरे सेल प्राइस के 110% से ज्यादा है या 110% तक है? 110% तक है। और 50C या 43CA में साफ साफ लिखा है कि अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तुम्हारे सेल कंसीडरेशन के 110% से ज्यादा होगी, उस केस में सेक्शन लगाना, नहीं तो सेक्शन मत लगाना। तो सोच समझ के आंसर देना सर। अगर मेरी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बराबर भी होगी तो भी ना तो 50C लगेगा और ना ही 43CA लगेगा। उस केस में ये 4 लाख ही मेरा सेल प्राइस बनेगा, क्योंकि जहां 50C ही नहीं लगेगा, जहां 43CA ही नहीं लगेगा, तो उस केस में क्या होगा? जो एक्चुअल सेल प्राइस होता है वही सेल कंसेशन बनता है। अब केस नंबर 4। अब केस नंबर 4 के अंदर मजा आएगा जी। केस नंबर 4 देखो जी, 4 लाख। अगर मैं इसका 110% निकाल लूं तो कितना आएगा? 4,40,000। और ये कितनी है? 4,80,000। अपने आप बोल देना जी। अब सबकी आवाज आनी चाहिए, क्या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सेल प्राइस के 110% से ज्यादा है या नहीं है? आंसर इज यस। क्या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सेल प्राइस के 110% से ज्यादा है या नहीं है? आंसर इज यस। और अगर ज्यादा है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही सेल प्राइस बनेगी, तो सेल प्राइस बनेगा 4,80,000। बताओ क्वेश्चन में था क्या? बट जब ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनते हैं, आप में से कई बच्चे गलत करके आते हैं, क्योंकि पहली बात तो वो अमेंडमेंट करके नहीं जाते, और दूसरी बात करके जाते हैं बट रट के जाते हैं, समझ के नहीं जाते इस अमेंडमेंट का मतलब क्या है। क्योंकि सर बहुत सारे बच्चों ने ना रट रखा है। जब उन बच्चे मुझे मैसेज करते हैं ना, सर वो स्टैम्प ड्यूटी जब दी होगी तो 50C लग जाएगा ना, जब स्टैम्प ड्यूटी दी होगी 43CA लग जाएगा ना। सर आप बोल ही गलत रहे हो। आप अगर 50C को ध्यान से पढ़ोगे या 43C को ध्यान से पढ़ोगे, वो साफ साफ कह रहे हैं कि मेरी एप्लीकेबिलिटी आती ही तब है जब स्टैम्प ड्यूटी इतने परसेंट से ज्यादा हो। इट मीन अगर स्टैम्प ड्यूटी इतने परसेंट तक है या उससे कम है तो मेरी एप्लीकेबिलिटी है ही नहीं। और अगर मेरी एप्लीकेबिलिटी नहीं है तो स्टैम्प ड्यूटी की तो बात ही नहीं होती। फिर जो तुम्हारा सेल प्राइस एक्चुअल में है उसी को सेल प्राइस बना के तुम अपने प्रॉफिट निकाल दो। मतलब स्टैम्प ड्यूटी सिर्फ सेल प्राइस तब बनेगा अगर स्टैम्प ड्यूटी 110% से ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये अमेंडमेंट है 50C एंड 43CA। आई होप आपको समझ में आ चुकी होगी। तो जो कल पीजीपी के चैप्टर में 43CA किया था, बस एक बात ध्यान रखना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन बना कि आपने प्रॉपर्टी होल्ड की है स्टॉक इन ट्रेड की तरह, तो 43CA लगा देना। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बना कि आपने प्रॉपर्टी होल्ड की है कैपिटल एसेट की तरह, तो 50C लगा देना। प्रोविजन दोनों में सेम है, प्रोविजन में कोई दिक्कत नहीं है। तो अमेंडमेंट सिर्फ इतनी सी है कि जहां आपके नोट्स में 105% था, 110% कर लेना और क्वेश्चन उसके बेस पे चेंज कर लेना। नहीं तो ये नया क्वेश्चन अपने नोट्स में लिख लेना, ये नए अमेंडमेंट के बेस पे है। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब जाके कैपिटल गेन की हमारी पहली अमेंडमेंट खत्म हो जाती है। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, और ऐसी अमेंडमेंट गिफ्ट के लॉ के अंदर भी है। ठीक है, बट उसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अदर सोर्स में। उसको करने के बाद ना फिर एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन कराऊंगा मिक्स, आपके दिमाग की नसें खुल जाएंगी। आप वाकई कहोगे सर अब कहीं से क्वेश्चन बन जाए, अब हम गलती नहीं करेंगे। ठीक है, बट यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं पक्का पक्का। लो जी, अब कैपिटल गेन की दूसरी अमेंडमेंट की बात करते हैं जो हमारी सेक्शन नंबर 55 में है। इस सेक्शन के अमेंडमेंट को समझने से पहले ना एक बात मुझे बताओ जी, इस सेक्शन की अमेंडमेंट को समझने से पहले एक बात मुझे बताओ। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, जब कैपिटल गेन का चैप्टर आपने क्लास में किया था, अगर आपको ध्यान आता हो, याद आ रहा है कुछ? मैंने कहा था अगर कोई प्रॉपर्टी आपने 141 से पहले परचेज की है तो उस केस में कॉस्ट क्या लेते थे। अगर कोई प्रॉपर्टी 141 के बाद परचेज की है उस केस में कॉस्ट क्या लेते थे। और ये 141 की हम गेम क्यों खेलते थे? क्योंकि हमें कैपिटल गेन में इंडेक्स रेट 141 से दिए हुए थे। और याद करो मैंने कहा था जी, अगर कोई इंप्रूवमेंट, याद आ रहा है कुछ आपको, अगर कोई इंप्रूवमेंट 141 से पहले की थी तो मैंने कहा था वही करना जो लड़कियां लड़कों के साथ करते हैं, इग्नोर। बच्चा कह रहा है आपको करती होंगी, हमें तो नहीं करती, हम मुझे करती हैं, बस खुश हो जाओ, ले लो मेरे मजे। हो गया? अब समझो ध्यान से, ये बात हमने क्लास में डिस्कस की थी कि 141 से पहले की इंप्रूवमेंट आपको इग्नोर करके चलनी है, 141 के बाद की इंप्रूवमेंट आपको लेनी है। और इसका लॉजिक मैंने बताया था आपको क्लास के अंदर। अब सुना ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब बच्चा कह रहा है सर उसमें चेंज आ गया क्या? यस, बट हर केस में नहीं, हर केस में नहीं। अब चेंज जो आया वो सुना ध्यान से, चेंज आया क्या है? अब चेंज ये निकल के आया है, गवर्नमेंट कह रही है
कि अगर कोई कैपिटल एसेट आपने 141 से पहले परचेज की है, अगर कोई कैपिटल एसेट आपने 141 से पहले परचेज की है, तो आप कॉस्ट लेते थे परचेज प्राइस और 141 की फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। सर क्या अब ये लो खत्म हो गया? मैंने अभी तक कुछ नहीं बोला। मैंने अभी तक ये बताया, याद करो पुराना लो आपने ये पढ़ा होगा, यही पढ़ा था ना? नहीं याद आ रहा तो एक बार नोट्स खोल के देख लो, आपने यही पढ़ा होगा। मैंने क्लास में डायग्राम बनाया भी था कि एसेट परचेज बिफोर 141, एसेट परचेज आफ्टर 141। और अगर बिफोर 141 है तो वहां पे देखो आपने लिखा होगा परचेज प्राइस और एफएमबी एज ऑन 141 विच एवरेज हायर, ये तुम्हारी कॉस्ट बनती थी। अब प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम सुनो। प्रॉब्लम ये आती थी कि जब प्रॉपर्टी हम बेचते थे लैंड और बिल्डिंग, लैंड और बिल्डिंग, मान लो मैंने एक लैंड परचेज की, एक बिल्डिंग मैंने परचेज की, तो मैंने 141 से पहले परचेज की। अब लैंड और बिल्डिंग वाले केस में आप चेक करो, हर जगह हमने स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ली है। अगर कोई बच्चा मेरी क्लास में बैठा हो, अभी हमने ऊपर 50C किया, आप चेक करो 50C, 50C में क्या फेयर मार्केट वैल्यू वर्ड है या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। मतलब जहां जहां लैंड बिल्डिंग की बात होती है वहां वहां हमने एफएमवी की बजाय स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ली है। बट जब हम कोस्ट की बात करते थे, कोस्ट कितनी ले, तो वहां लिखा होता था एफएमवी, वहां लिखा होता था एफएमवी। तो गवर्नमेंट को प्रॉब्लम आती थी। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, सेक्शन 55 की ना एक प्रोविजो इंसर्ट कर दी। और बहुत ध्यान से पढ़ना जी, ये बेयर एक्ट है। मैं चाहता हूं पहले आप बेयर एक्ट पढ़ो, इसको फिर सिंपल लैंग्वेज में एक डायग्राम में कन्वर्ट कराऊंगा, फिर इसके 3 क्वेश्चन करेंगे ताकि अमेंडमेंट समझ में आ जाए। बट पहले मैं चाहता हूं आप सब बच्चे मेरे साथ मिलके इस बेयर एक्ट को पढ़ोगे। आओ जी पढ़ते हैं। देखना क्या लिखा है, दी फॉलोइंग प्रोविजो इज इंसर्टेड, मतलब अमेंडमेंट नहीं है, नई प्रोविजो इंसर्ट हुई है। क्या बोला है जी? इन केस ऑफ कैपिटल एसेट बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ। पहली बात तो ये अमेंडमेंट जो है ये हर कैपिटल एसेट पे एप्लीकेबल नहीं है, लैंड बिल्डिंग या लैंड एंड बिल्डिंग इन पे एप्लीकेबल है और किसी पे नहीं। सर ज्वेलरी पे नहीं है, ड्राइंग पे नहीं है, पेंटिंग पे नहीं है, शेयर्स पे नहीं है, किसी पे नहीं है। ये अमेंडमेंट पहली बात तो किसी पे एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ लैंड बिल्डिंग और लैंड एंड बिल्डिंग इस पे एप्लीकेबल है। देखो ये क्या कह रहे हैं, इन केस ऑफ कैपिटल एसेट बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ, द फेयर मार्केट वैल्यू, द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच एसेट एज ऑन 141 shall not exceed the stamp duty value wherever available of such asset as on 141। पता नहीं क्या क्या गया जी। कोई बताएगा इस अमेंडमेंट का मतलब क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं? अभी सब बच्चे फिल्टर हो जाएंगे जी, रटने वाले लग हो जाएंगे, समझने वाले लग हो जाएंगे। और अगर कोई बच्चा, हर बच्चा अमेंडमेंट क्लास देख नहीं पाता जी, कई बच्चे सेल्फ स्टडी भी करते हैं, कई बच्चे सेल्फ स्टडी भी करते हैं। तो अगर मेरी फैमिली में से कोई बच्चा अगर सेल्फ स्टडी कर रहा होता, इस अमेंडमेंट का मतलब क्या समझता? बताओ ये अमेंडमेंट का मतलब क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं? लैंड बिल्डिंग और लैंड एंड बिल्डिंग वाले केस में क्या करेंगे, अब एफएमबी कंसीडर ही नहीं करेंगे। सर लो पढ़ के बताओ, मेरी तरफ मत देखो। बच्चा उम्मीद भरी निगाह से मेरी तरफ देख रहा है कि सर बताएंगे। मैं तो बता दूंगा, टेंशन मत लो, डायग्राम बनवा दूंगा, बट पहले ये बताओ लिखा क्या है। क्या कह रहे हैं, लैंड बिल्डिंग वाले केस में क्या एफएमवी कंसीडर ही नहीं करेंगे या कंसीडर करेंगे? कंसीडर करेंगे। सर उसने ये नहीं कहा हम एफएमवी इग्नोर करेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं जी, 2-3 बच्चों का मैसेज मेरे पास आ चुका था जब मैंने अमेंडमेंट क्लास नहीं डाली थी कि सर लैंड और बिल्डिंग वाले केस में तो अब हम एफएमवी लेते ही नहीं है, हम तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेते हैं। मैंने कहा था लो ध्यान से पढ़ना, अमेंडमेंट क्लास में दोबारा कराऊंगा। ये बच्चे इंटरप्रिटेशन ले रहे हैं, मतलब इंटरप्रिटेशन क्या ले रहे हैं, खुद पढ़ के वो ये सोच रहे हैं स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अब लेनी है, एफएमवी लेनी नहीं है। ऐसा उसने कहां लिखा है? सर ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है, लो ध्यान से पढ़ना। वो ये बात कह रहा है लैंड बिल्डिंग और लैंड एंड बिल्डिंग वाले केस में जो 141 की एफएमवी आप लेते हो shall not exceed the stamp duty value wherever available of such asset as on 141। मतलब तुम्हारी फेयर मार्केट वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर तुम्हारी फेयर मार्केट वैल्यू जो 141 की है और 141 की स्टैम्प ड्यूटी भी दी होगी, मतलब अब क्वेश्चन में, अब हेलो, अब हमारे एग्जाम में जब लैंड बिल्डिंग वाला क्वेश्चन बनेगा ना, तो 141 को एफएमवी भी दी होगी, 141 की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी दी होगी। अगर तुम्हारी फेयर मार्केट वैल्यू, अगर तुम्हारी फेयर मार्केट वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा है, तो फिर कंपैरिजन जो अभी तक एफएमवी का करते थे ना, अब कंपैरिजन एफएमवी से नहीं होगा, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से होगा।
सर एक बार दोबारा से बोलना। अगर तुम्हारी 141 की एफएमबी तुम्हारी 141 की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा है, तो विच एवर इज हायर वाला कंपैरिजन जो करते थे वो करते थे एफएमई से। अब वो एफएमई से नहीं करेंगे, वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से करेंगे। सर अगर मेरी एफएमई 141 की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है तो क्या करेंगे, कंपैरिजन एफएमई से करेंगे। मतलब गवर्नमेंट ने एक चाल चल दी थी, गवर्नमेंट ने बहुत जबरदस्त मूव लिया, एफएमई को भी नहीं हटाया और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी लेकर आ गए। मतलब अब जब भी तुम कॉस्ट निकालोगे ना लैंड और बिल्डिंग की, ध्यान रखना अगर कोई लैंड बिल्डिंग 141 से पहले परचेज की है तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। सर इसको छोड़ के कोई भी प्रॉपर्टी परचेज की है जो पहले था वही सेम है, तो जो आपने पुराना डायग्राम बनाया है 141 से पहले का, जो पुराना डायग्राम बनाया है, अगर वही डायग्राम बने देना रहने चाहते हो तो आप लिख देना अदर देन लैंड बिल्डिंग। बट अगर नया डायग्राम बनाना चाहते हो तो मेरे साथ बनाना चाहिए। अब मैं बहुत बढ़िया डायग्राम बना के लेके आया हूं ताकि मेरे बच्चे को दिक्कत ना हो। बट इस डायग्राम पर आने से पहले, इस डायग्राम पर आने से पहले पहली बात तो ये समझो, ये जो अमेंडमेंट है ये हर कैपिटल एसेट पे नहीं है, सिर्फ लैंड और बिल्डिंग पे है। और ये अमेंडमेंट ये बात कह रही है कि जब लैंड बिल्डिंग आप 141 से पहले परचेज करते हो तो अभी तक विवेक सर ने क्लास में आपको बताया होगा परचेज प्राइस और एफएमवी विच एवरेज हायर, आज भी वही करना है। बस ये देख लेना कहीं तुम्हारी एफएमवी तुम्हारी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा ना हो। अगर तुम्हारी एफएमवी तुम्हारी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा है फिर कंपैरिजन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से करना, और अगर एफएमवी कम है फिर कंपैरिजन एफएमवी से ही करोगे। आओ ये देखो मैंने डायग्राम में कैसे कन्वर्ट किया है, देखो ये क्रक्स क्या निकल के आ रहा है। कैपिटल एसेट के दो टुकड़े कर दिए, लैंड और बिल्डिंग और बोथ और अदर कैपिटल एसेट। पहले बात करते हैं अदर की, पहले बात करते हैं अदर की। अगर अदर कैपिटल एसेट है सर, अदर में क्या आएगा, शेयर्स, डिवेंचर्स, गोल्ड, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, मतलब इनको छोड़ के कोई भी कैपिटल एसेट यहां पे आ जाएगी। अगर वो कैपिटल एसेट परचेज की है 141 से पहले तो जो आपने नोट्स क्लास के अंदर बनाए हैं वो सेम एप्लीकेबल हैं, परचेज प्राइस और एफएमवी एज ऑन 141 विच एवरेज हायर। मतलब यहां कोई लो में चेंज नहीं है। बात समझ में आती है, कोई दिक्कत तो नहीं है? यार बोल दो हाँ, समझ में आ गई ना। मतलब ये अमेंडमेंट किसके ऊपर एप्लीकेबल है, लैंड और बिल्डिंग। मैं बात कर रहा हूं अदर की, तो अदर वाले केस में जो पहले लो पड़ा वही सेम आज भी एप्लीकेबल है, उसमें कोई चेंज नहीं। बट अगर लैंड और बिल्डिंग और इनकी बात करूंगा उस केस में देखो क्या कह रहे हैं। अगर परचेज की है 141 से पहले, अगर लैंड और बिल्डिंग परचेज की है 141 से पहले, तो देखो जी परचेज प्राइस जितने की परचेज की वो, और एफएमवी एज ऑन 141 और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन 141 इफ अवेलेबल, अगर अवेलेबल है तो। अब इन दोनों में से जो भी लेस वैल्यू आएगी, मतलब अब इन दोनों में से लेस वैल्यू लेनी है और जो लेस वैल्यू आएगी उसको कंपेयर करो परचेज प्राइस से विच एवरेज हायर। सर बट ऐसा लो में तो लिखा ही नहीं है, लो पढ़ लो आप, लो पढ़ लो आप, मैं आपको पढ़वाता हूं। लो मान लो, अब ध्यान सुनना, मान लो परचेज प्राइस मेरा 80 है। हेलो, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? इधर देखो ध्यान से, अब समझ में आएगी। परचेज प्राइस मेरा 80 है, फेयर मार्केट वैल्यू मान लो 100 है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 90 है। अब एक बार लो पढ़ना क्या लिखा है। वो कह रहे हैं लैंड बिल्डिंग वाले केस में 141 की जो एफएमवी है शेल नोट एक्सीड द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। मतलब तुम्हारी फेयर मार्केट वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ज्यादा है तो फिर कंपैरिजन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से करोगे। तो मुझे इतना बताना, 100 और 90, क्या एफएमवी ज्यादा है, नहीं है? यस है। तो मैं कंपैरिजन पता किस में करूंगा, 80 और 90 में से जो हायर होगी वो मेरी कॉस्ट बनेगी। ये कहना चाह रहा है सर, लो ये कहना चाह रहा है। अच्छा रिवर्स केस लेते हैं, रिवर्स केस। मान लो मेरी एफएमवी है, मान लो मेरी एफएमवी है, लेट्स टेक एन एग्जांपल 90, और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 100 है, स्टैम्प ड्यूटी 100 है। अब लो पढ़ो, क्या एफएमवी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा है? सर क्या 141 की एफएमवी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा है? नहीं है। तो अगर ज्यादा नहीं है तो इट मींस गवर्नमेंट कहती है फिर एफएमवी से कंपैरिजन करो। तो फिर अब क्या करेंगे, इसमें से हायर करेंगे। तो अपने आप बोल देना, जो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया ना सर, बहुत सोच समझ के बनाया है ताकि मेरी फैमिली का बच्चा जब एग्जाम में क्वेश्चन मैंने गलती ना करे। अब आपने पता क्या करना है, कुछ नहीं करना। पहले क्या पढ़ते थे, परचेज प्राइस और एफएमवी विच एवरेज हायर करते थे ना,
अब एफएमई के साथ एक वैल्यू और दी होगी, अगर क्वेश्चन में दी होगी तो, अगर नहीं दी फिर तो कंपैरिजन एफएमई से ही करके आना। अगर दी है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, बहुत ध्यान सुना जी, अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दी है तो इनमें से, पहले तो इनमें से आप लेस वैल्यू ले लेना, इनमें से लेस वैल्यू लेना, और जो लेस वैल्यू आएगी उसको कंपेयर करना परचेज प्राइस से, विच एवर इज हायर, ये आपकी कॉस्ट बनेगी, उसके बेस पे कैपिटल गेन निकालोगे। सर एक मिनट ना, हमें डायग्राम पहले उतारने दो, ये डायग्राम हमें बहुत बढ़िया लग रहा है, उतारो इसको फटाफट से, जल्दी करो जी, डायग्राम उतारो, 2 मिनट का टाइम मैं आपको दे रहा हूं जी, बनाओ जी फटाफट से डायग्राम। ठीक है जी, देखो जी, कैपिटल एसेट के दो केस मैंने बनाए हैं, एक तो लैंड और बिल्डिंग और बोथ, और एक अदर। अब उस डायग्राम को जो मैंने क्लास के अंदर बनवाया था थोड़ा सा चेंज कर लेना, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अब लैंड बिल्डिंग अलग कर दो, अदर अलग अलग कर दो। अदर वाले केस में तो जो पहले आप पढ़ते थे वही सेम है। अगर परचेज किया 141 से पहले तो परचेज प्राइस और एफएमवी बीच एवरेज हायर, जो आपने पहले पढ़ा था। एक बच्चा कहता है सर अगर एसेट 141 के बाद परचेज किए, फिर तो मेरे बच्चे, मेरे नोनू, मेरे सोनू, मेरे बैंगनी कलर के बच्चे, क्यों ये डाउट आया आपका? अगर 141 के बाद परचेज की है फिर तो वही लेंगे जो परचेज प्राइस है, फिर तो हम वैसे भी एफएमवी नहीं देखते थे। ये प्रॉब्लम कब आती थी? जब एसेट 141 से पहले है, क्योंकि हमें इंडेक्स रेट जो थे वो 141 के बाद दिए हुए थे। ये लॉजिक सारी बातें अपने क्लास में पढ़ी होंगी। तो अभी सिर्फ मैं समझाना चाह रहा हूं कि अमेंडमेंट क्यों लेके आए, क्योंकि लैंड और बिल्डिंग में हम हर जगह स्टैंप ड्यूटी लेके चलते थे, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, यहां पे भी स्टैंप ड्यूटी रखी। ठीक है, बट हर केस में स्टैंप ड्यूटी नहीं, एफएमवी भी साथ में लेके चलनी है। ठीक है, तो देखो जी, अगर 141 से पहले तो परचेज प्राइस और एफएमवी और एसडीवी इनमें से लेस, और जो लेस वैल्यू है कंपेयर करेंगे परचेज प्राइस से, विच एवरेज हायर, ये तुम्हारी कोआ निकल के आएगी, ये तुम्हारी कोआ है जी, और ये जो हायर है ये तुम्हारी कोआ है। ठीक है जी, ये है, देखो जो अमेंडमेंट अब थी, देखो देखने में कैसी लग रही थी। कुछ लोग इंटरप्रिटेशन दे रहे थे कि अब एफएमवी देखनी नहीं है, एसडीवी देखनी है। कुछ लोग कह रहे थे एसडीवी ही पता नहीं क्या करना है। अब इंटरप्रिटेशन ये निकल के आ रही है कि एफएमवी भी लेनी पड़ सकती है और एसडीवी भी लेनी पड़ सकती है, वो डिपेंड करता है कि तुम्हारी एफएमवी कितनी है। अगर एफएमवी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा है तो फिर तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे, और अगर एफएमवी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के कम है तो फिर तो भैया आप एफएमवी से ही करोगे जैसे आप पहले करते थे। ठीक है, टेंशन मत लेना जी। ये यहाँ पे क्या हो गया, ऐसे बच्चा झूरियां आ गई यहाँ पे, देखो बच्चा बड़ा टेंशन लेके बैठा, कह रहा है यार क्वेश्चन कैसा बनेगा इसका, हे भगवान विवेक सर बस क्वेश्चन करा दें। ओ माय गॉड, बच्चों के सामने सर की एक ना चली। सर ने कहा क्वेश्चन तो कराना पड़ेगा क्योंकि बच्चों ने बोल दिया ना। इधर देखो ध्यान से, ये लो क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है जी, 3 क्वेश्चन हैं। इन तीनों क्वेश्चन का मैं चाहता हूं वैसे आंसर आप दो, बट मुझे पता है आप नहीं दोगे, तो एक साथ करते हैं, आओ जी। पहले इस क्वेश्चन को देखना, इस वाले क्वेश्चन को, जो ये है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना जी, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। मिस्टर वीजी एक्वायर हाउस प्रॉपर्टी ऑन 2 अगस्त 95। सर 2 अगस्त तो नेशनल हॉलीडे होता है ना, हाँ हाँ उस दिन मेरा बर्थडे होता है ना, याद है आपको मेरा बर्थडे? कई बच्चों को याद है, थैंक यू। देख लो मैंने अपने बर्थडे की डेट रखी है, बट मेरा 95 में नहीं हुआ था ना लायक, 95 में नहीं हुआ था, 2 अगस्त को हुआ था। तो वीजी एक्वायर हाउस प्रॉपर्टी ऑन 2 अगस्त 95। मान लो मैंने एक प्रॉपर्टी परचेज की 1995 में 2 अगस्त को, 2 लाख रुपए की मैंने परचेज की थी, यस या नो? यस। और 141 को उसकी एफएमवी है 4 लाख, 141 को एफएमवी है 4 लाख, और 141 को ही स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दी है 3.5 लाख। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अगर ये अमेंडमेंट में ना करवाता, हेलो, मेरी बात आपको समझ में आ रही है, नहीं आ रही? आ रही है ना? अगर ये अमेंडमेंट में ना करवाता तो आप अभी तक क्या लिख के आते? सर अभी तक हम लिख के आते एफएमवी और परचेज प्राइस विच एवरेज हायर, तो कॉस्ट आप बना के आते 4 लाख, अगर अमेंडमेंट ना कराता तो। बट अब अमेंडमेंट तो कर ली है। अमेंडमेंट क्या बोलती है? अमेंडमेंट बोलती है भैया स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी दी हुई है, और तुम्हारी एफएमबी जो है 4 लाख है, स्टैम्प ड्यूटी 3.5 लाख है, इनमें से लेस क्या बन गई? 3.5 लाख। तो जो अब परचेज प्राइस से कंपैरिजन करोगे ना, तुम एफएमवी का नहीं करोगे, अब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का करोगे। तो 2 लाख और 3.5 लाख, विच एवरेज हायर क्या बनेगा? 3.5 लाख, तो अब कॉस्ट बनेगी 3.5 लाख। देखो ये आंसर आएगा इसका। अच्छा, ये है क्या सर अमेंडमेंट? यही है बस, और है क्या सर? आसान, इजी इजी अमेंडमेंट, इजी।
अमेंडमेंट में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल गिर उठाना पड़ रहा है, उठा लेते हैं अमेंडमेंट को ना, उठा लेते हैं, गिर ना जाए कहीं। हाँ जी, अब बताओ ये अमेंडमेंट के अंदर है क्या सर? अमेंडमेंट के अंदर बस ये है, एफएमवी और एसडीबी दोनों दी होंगी, पहले उनमें से लेस, और जो लेस होगा कंपेयर करो परचेज प्राइस से, हायर वाली जो होगी वो कॉस्ट बन जाएगी। बस पहले एफएमवी को ही कंपेयर करते थे, अब साथ में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी होगी, बस सिर्फ किस केस में? लैंड और बिल्डिंग वाले केस में। एग्जाम्पल नंबर 2 देख लो। हाउस प्रॉपर्टी परचेज की 98 में 2 लाख की, मतलब 141 से पहले 2 लाख की। एफएमवी है जी 141 को 4 लाख। हाँ जी, इधर ध्यान देना, हेलो इधर। एफएमवी है 141 को 4 लाख, और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 141 को 4.5 लाख। बोल दो फटाफट से, जल्दी बोलो जल्दी, कोस्ट क्या बनेगी सर? कोस्ट बनेगी 4.5 लाख। कोस्ट बनेगी 4.5 लाख सर, 4.5 लाख बना देते हैं, ऐसा करते हैं एफएमवी ना इग्नोर ही कर देते हैं। बोल दो, मुझे रोक लो, मैं गलत बोल रहा हूं क्या? एफएमवी इग्नोर करेंगे? आंसर इज नो सर, एफएमवी इग्नोर करने की बात नहीं की। उसने कहा है इनमें से लेस, तो इनमें से लेस क्या है? 4 लाख। तो अब कंपैरिजन किससे होगा? जैसे पहले करते थे, परचेज प्राइस और एफएमवी चार्ज हायर, तो कॉस्ट बनेगी 4 लाख। अब सोच के बोलना, जो बच्चा ये रट के बैठ गया था, जो बच्चा ये रट के बैठ गया था कि कंपैरिजन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ही करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से किया, तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ नजर डाल लो, वहां कंपैरिजन फेयर मार्केट वैल्यू से किया है। क्योंकि सर लॉ में ये बेयर लॉ है सर, ये मेरे खुद की लैंग्वेज तो है नहीं, फाइनेंस मिनिस्ट्री की है, और उसने साफ साफ लिखा है कि एफएमबी एसडीबी से ज्यादा ना हो। अगर एफएमबी एसडीबी से ज्यादा है, फिर कंपैरिजन कर लो एसडीबी से, और अगर एफएमबी कम है, फिर कंपैरिजन एफएमबी से ही करो। फिर एसडीबी नहीं लेनी, फिर एसडीबी छोड़ दो आप, फिर जैसे पहले करते थे वैसे कर लो। तो मतलब जब भी कंपैरिजन आप करोगे, एसडीबी एफएमबी लेस और परचेज प्राइस हायर वाला बन जाएगा। आगे देखो जी, हाउस प्रॉपर्टी परचेज की है 1995 में 3 लाख की, 3 लाख की परचेज की है, और 141 को उसकी एफएमबी है 4.5 लाख, और एसडीबी अवेलेबल नहीं है, एसडीबी दी नहीं हुई जी, काम ही खत्म, एसडीबी दी नहीं हुई, और मैं कहां लाऊं? एसडीबी है ही नहीं, और अगर एसडीबी है ही नहीं, तो जो पुराना लो था, परचेज प्राइस और 141 की एफएमबी विच एवरेज हायर, तो हायर क्या बन गया? 4.5 लाख, तो भी आंसर आएगा 4.5 लाख। बताओ क्या क्वेश्चन थे जी? बट ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनेंगे। अब खुद सोच के बोलना, क्या ये अमेंडमेंट ऐसी है जिसके बिना एग्जाम बन जाएगा? सर मुझे तो नहीं लगता, या तो एग्जामिनर ये क्वेश्चन लैंड और बिल्डिंग वाले डाले ही ना, और अगर वो डालेगा और 141 से पहले के, तो ये पॉइंट तो आएगा। तो सर इस बार की जो अमेंडमेंट है ना, उसने कैलकुलेशन में बहुत चेंज किया है। आप देख लो, पीजीपी के अंदर परसेंटेज चेंज हो गई, कैलकुलेशन चेंज हो गई, बेसिक कॉन्सेप्ट में रेट चेंज हो गए, कैलकुलेशन चेंज हो गई, रेजिडेंशियल स्टेटस में स्टेटस निकालने का तरीका चेंज हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर आपने कैपिटल गेन में ये देख लो। तो मतलब हर चैप्टर में जो अमेंडमेंट आई हैं वो कैलकुलेशन चेंज करके बैठ चुकी है। तो मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि इंपॉर्टेंट है, नहीं तो मैंने इतना फोर्स कभी अमेंडमेंट पे दिया नहीं है, ठीक है। और बच्चे बहुत सारे होंगे जून में एग्जाम देने वाले, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ तैयारी अच्छे से करके चलना जी। कंपटीशन बहुत होगा, बहुत कंपटीशन होगा जी, क्योंकि अब वो कोरोना वाला पंगा तो है नहीं ना, अब तो एग्जाम 100% होंगे, और जिन्होंने दिसंबर में नहीं दिए, या जिनके नहीं निकले, या जिनका है ही जून, सब जून में देंगे, देख लो। तो अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन गए और जिसने अमेंडमेंट ही नहीं पढ़ी होंगी, वो क्या करके आएगा जी, ठीक है। तो फटाफट से मुझे कंक्लूड करो जी, अभी तक हमने 2 अमेंडमेंट की हैं कैपिटल गेन की, और कंक्लूजन बोलो जी। अमेंडमेंट नंबर 1 हमने क्या किया जी? अमेंडमेंट नंबर 1 तो है सेक्शन 50C के अंदर। 50C हमारा था लैंड और बिल्डिंग वाले केस में एप्लीकेबल होता था, जहां स्टैम्प ड्यूटी की बात होती थी। वहां सर हमने क्लास में 105% किया था, तो वहां पे 110% देखना है। सर वही सेम अमेंडमेंट 43CA के अंदर भी आपने कराई थी। तो सर अब दोनों का लो ये बात कहता है, अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सेल प्राइस के 110% से ज्यादा होगी, तब स्टैम्प ड्यूटी सेल प्राइस बनाना, नहीं तो स्टैम्प ड्यूटी सेल प्राइस मत बनाना, ये नया लो कहता है, ठीक है। उसके आपने फिर क्वेश्चन हमें करा दिए कि अगर स्टैम्प ड्यूटी 110% से ऊपर है, तब ये सेक्शन लगेंगे, और जहां ये सेक्शन लगेंगे वहां स्टैम्प ड्यूटी सेल प्राइस बनेगा। ये सारी बातें आपने बता दी। फिर सेकंड अमेंडमेंट आपने बताई कोवा क्या लेनी है। तो सर अगर प्रॉपर्टी 141 से पहले परचेज करते थे, तो क्लास में अभी तक हमने किया था परचेज प्राइस और एफएमवी विच एवरेज हायर, अभी तक हम ये कॉस्ट लेते थे। आज भी लेनी है सर, आज भी वही लेनी है, बट वो अदर कैपिटल एसेट में लेनी है। लैंड बिल्डिंग वाले केस में हमें देखना पड़ेगा। मैं कहा लैंड बिल्डिंग वाले केस में क्या देखना पड़ेगा सर? ये देखना पड़ेगा कि 141 से अगर पहले परचेज की है, तो परचेज प्राइस तो दिया होगा, वो तो लेना ही लेना है। और पहले हम कंपैरिजन करते थे एफएमवी, अब हर केस में एफएमवी से नहीं होगा। हमें देखना पड़ेगा कि 141 की एफएमवी कितनी है और 141 की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है।
इन दोनों में से लेस निकाल लेंगे, उस लेस वैल्यू को कंपेयर करेंगे परचेज प्राइस से, जो हायर होगा वो कॉस्ट बन जाएगी। तो मतलब अब लैंड और बिल्डिंग वाले केस में कॉस्ट निकालने के लिए एफएमई तो देखनी ही पड़ेगी, साथ में एसडीवी भी देखनी पड़ेगी, और अगर एसडीवी अवेलेबल नहीं है फिर एफएमबी से ही कंपेयर करना है। ये हमारा सर नया लो है। ठीक है, तो डायग्राम मैंने बनवा दिया, क्वेश्चन मैंने करवा दिए, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। बाकी कोई डाउट्स होंगे कमेंट बॉक्स में लिख देना, बट मुझे लग नहीं रहा आपको डाउट होंगे, और अगर होंगे तो वीडियो खत्म होने के बाद ना थोड़ा कम स्पीड में सुन लिया करो, अगर आपको लगती है स्पीड फास्ट है। ठीक है, बट मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ सर एक चीज को 5-5 बार रिपीट करने की, ताकि दिमाग में घुस ही जाए। नहीं तो अगर एक बार बोल के आगे चलूंगा ना, मुझे पता कुछ समझ नहीं आना, बट मैं एक चीज को पहले 5 बार बोलता हूँ, फिर दोबारा रिवीजन कराता हूँ, ताकि जिस बच्चे ने पहले नहीं सुना था वो बाद में सुन ले। क्लियर है जी? लो जी, ये 2 अमेंडमेंट हमारी हो गई। अब लास्ट अमेंडमेंट जो है वो हमारी है 50 CA के अंदर। लो जी, अब फिर उसके बाद तो अदर सोर्स है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जी। लास्ट अमेंडमेंट 50 CA के अंदर है। अब ये अमेंडमेंट बिल्कुल मेरे कोडिंग तो इतनी रेलिवेंट नहीं है वैसे, मतलब मेरे कोडिंग आनी नहीं चाहिए, बट कुछ नहीं कह सकते जी। याद करो सेक्शन 50 CA आपने क्लास में किया होगा जी, याद आ रहा है कुछ? कैपिटल गेन ऑन अनकोटेड शेयर। याद करो कुछ अनकोटेड शेयर में क्या लिखा था सर? 50 CA में लिखा था कि अगर तुम्हारा सेल प्राइस तुम्हारी फेयर मार्केट वैल्यू से कम है तो फेयर मार्केट वैल्यू सेल प्राइस बन जाएगा। याद आ रहा कुछ? सर मैंने एग्जांपल दिया था आपको, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आपको दिखाई थी मैंने। अब भूल गए होंगे ना, बहुत पहले की बात है, जब बचपन के दिन थे तब, अब कहाँ याद होगा आपको। इधर देखो ध्यान से। हम तो 50 CA में लिखा था कि अगर आपने अनलिस्टेड शेयर बेचे हैं, अगर आपने अनलिस्टेड शेयर बेचे हैं और सेल प्राइस स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है, सॉरी फेयर मार्केट वैल्यू से कम है, तो अगर तुम्हारा सेल प्राइस तुम्हारी फेयर मार्केट वैल्यू से कम है तो फेयर मार्केट वैल्यू तुम्हारा सेल प्राइस बन जाएगी। 50 CA में ये लिखा था। सर क्या वो चेंज हो गया? नहीं, वो चेंज नहीं हुआ, बट यहां पे गवर्नमेंट ने एक एक्सेप्शन क्रिएट की है कि इस केस में 50 CA नहीं लगेगा। हर केस में 50 CA लगेगा जहां अनलिस्टेड शेयर बेचोगे, जहां अनलिस्टेड शेयर बेचोगे और उसका सेल प्राइस उसकी फेयर मार्केट वैल्यू से कम होगा, तो वहां 50 CA लगेगा हर केस में। बट एक एक्सेप्शन क्रिएट कर दी कि इस केस में हम 50 CA एप्लीकेबल नहीं करेंगे। और आप समझदार हो, जहां 50 CA एप्लीकेबल नहीं करेंगे मतलब फेयर मार्केट वैल्यू कंसिडर नहीं करेंगे, मतलब फिर जो एक्चुअल सेल प्राइस होगा वही सेल प्राइस मान के हम कैपिटल गेन निकाल देंगे। बच्चा कह रहा है सर तो फिर ऐसे तो इनको बेनिफिट मिल जाएगा। यस सर, फिर इन्हें बेनिफिट क्यों दिया? क्योंकि ये गवर्नमेंट ने खुद ही रखा है। इधर सुना ध्यान से, एक केस हुआ था प्रैक्टिकल लाइफ में, ये प्रैक्टिकल लाइफ में केस हुआ था, उसी की अमेंडमेंट है। एक कंपनी थी, मैं नाम नहीं लूंगा जी, एक कंपनी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन मूव की थी एनसीएलटी के पास। एनसीएलटी कौन है? एनसीएलटी की फुल फॉर्म बोल दो, ये तो आपने पढ़ा होगा लॉ के अंदर, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ठीक है ना मेरे ख्याल से, एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जैसे आईटीएटी है इनकम टैक्स अप्लाइड ट्रिब्यूनल, जीएसटी के अंदर भी ट्रिब्यूनल है, ऐसे लॉ के अंदर भी ट्रिब्यूनल, इसको हम बोलते हैं एनसीएलटी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन मूव की थी एनसीएलटी के पास एक कंपनी के लिए कि इस कंपनी के जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं उसको सस्पेंड कर दिया था और उनको बोला था कि नए डायरेक्टर अपॉइंट करो। पुराने डायरेक्टर सस्पेंड कर दिए, नए डायरेक्टर अपॉइंट करो। अब जो नए डायरेक्टर अपॉइंट होंगे उस कंपनी के उनको शेयर मिले, उस कंपनी के उनको शेयर मिले। अब ऑब्वियस सी बात है, फेयर मार्केट वैल्यू ज्यादा होगी और शेयर मिले होंगे कम प्राइस पर। अब जब कम प्राइस पर मिले तो डिपार्टमेंट ने बोला जी इस केस में यहां पे सेल प्राइस जो बनेगा फेयर मार्केट वैल्यू बनेगा, क्योंकि 50 CA लग जाएगा। अब गवर्नमेंट ने बोला भाई जो ये सारा काम हो रहा है हमारे कहने पर ही हो रहा है, गवर्नमेंट ने बोला जो ये हमारा काम हो रहा है हमारे कहने पर ही हो रहा है, इसलिए यहां 50 CA एप्लीकेबल नहीं होगा। जिस प्राइस पर शेयर ट्रांसफर हो रहे हैं वही प्राइस सेल प्राइस बनेगा, उसके बेस पे ही कैपिटल गेन निकलेगा। देखो जी क्या लिखा है, The provision of 50 CA of the Act shall not apply to transfer of any movable property being unquoted share of a company and its subsidiary and the subsidiary of such subsidiary by any excessive where NCLT on an application moved by central government अंडर सेक्शन 241 ऑफ कंपनीज एक्ट। अब ये आपसे बढ़िया कौन जानता है जी, मेरे सामने कंपनी लॉ के महाज्ञानी बैठे हैं। और सेक्शन 241 कंपनीज एक्ट के अंदर आपने पढ़ा होगा, वो कह रहे हैं उसके अंदर एप्लीकेशन मूव की है,
has suspended the board of director of such company and has appointed new director nominated by central government under section 242. ये भी आपने कंपनी लॉ के अंदर पढ़ा होगा. ऑफ द सेड एक्ट एंड share of such company and its subsidiary and the subsidiary of such subsidiary has been transferred pursuant to a resolution plan approved by NCLT. मतलब जो ये शेयर ट्रांसफर किए जा रहे हैं, जो एनसीएलटी ने रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव किया है, उसके बेस पर ट्रांसफर किए जा रहे हैं. कोई प्लानिंग नहीं हो रही, कोई अवॉइडेंस नहीं हो रही, कोई इवेजन नहीं हो रही, हमारे कहने से ही ये काम हो रहा है. तो उस केस में तुम ये सेक्शन मत लगाना. मतलब जिस प्राइस पर हमने बोला है उस प्राइस पे ट्रांसफर होंगे, एफएमवी कंसीडर मत करना. तो सर एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा? एग्जाम में क्वेश्चन बस यही बनेगा, केस स्टडी बेस बन सकता है जी. मेरे को उम्मीद नहीं है क्वेश्चन बनेगा. केस स्टडी बेस बन सकता है कि भैया एनसीएलटी ने एक रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव किया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन मूव की थी, उस कंपनी के शेयर ट्रांसफर हो रहे हैं न्यू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, इस प्राइस में हो रहे हैं, एफएमबी इतनी है, तो सेल प्राइस क्या लोगे? एफएमबी को क्रॉस मार देना, जो एक्चुअल सेल प्राइस होगा वही आप लेके चलना. क्यों? क्योंकि अब इन केस में 50C एप्लीकेबल नहीं होगा. ठीक है, ये अमेंडमेंट है जी बस. ठीक है, और ये सेम अमेंडमेंट 56(2)(10) के अंदर भी आई है गिफ्ट के लॉ में, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ठीक है, तो ये अमेंडमेंट, इसको मैं 10 में से 2 ही नंबर दूंगा आने के चांसेस. बट जो पहली 2 अमेंडमेंट हमने की हैं 10 में से 10 नंबर उसके हैं. ठीक है, क्योंकि ये अमेंडमेंट प्रैक्टिकल लाइफ से लिंक करती है, केस स्टडी बेस्ड अमेंडमेंट है, तो हमारे एग्जाम में केस, हाँ, सीए के एग्जाम के अंदर बन सकती है, सीएमए के अंदर बन सकती है, सीएस प्रोफेशनल के अंदर बन सकती है, सीए फाइनल के अंदर बन सकती है. सीएस एग्जीक्यूटिव में चांसेस कम है क्योंकि वो एमसीक्यूज बेस है. तो अगर वो बनाएंगे तो मैंने बता दिया, बस एफएमवी इग्नोर करके चलना. इस केस में एफएमवी नहीं लेनी. क्यों? क्योंकि 50CA उन्होंने कह दिया एप्लीकेबल नहीं होगा, और 50CA जब लग जाता है तो हमें एफएमवी सेल प्राइस बनाना होता है. तो उसने 50CA बाहर निकाल दिया तो एफएमवी कंसीडर नहीं करनी. ये बात ध्यान देना. ठीक है, लो जी, अब फटाफट से अब जाके हमारा कैपिटल गेन के सारी अमेंडमेंट खत्म हो चुकी हैं. 3 अमेंडमेंट हमने किए हैं इस चैप्टर में. मुझे फटाफट से बताओ जी, और देन फिर हम पैकअप करते हैं. हेलो, सीधे होके बैठो. बच्चा कह रहा है क्या कर रहे हो ऐसे ऐसे ऐसे, तो मेरे हमारे मुंह पे थप्पड़ लग रहे हैं सर. पानी पियो फटाफट से, बस अमेंडमेंट खत्म हो गई. ऐसा करो, ये बच्चा जो सामने बैठा है, आपने मेरे ख्याल से 40-45 मिनट तो सुना नहीं, मोबाइल देख रहे थे ना. वो बड़े मीटिंग चल रही थी सर, मोदी साहब के फोन आ रहे थे आपके पास. अब 5 मिनट सुन लेना लास्ट वाले. पता क्यों? क्योंकि आपको शॉर्टकट चाहिए. ये वही बच्चे हैं बस, कई बच्चे ना 5 मिनट लास्ट के 5. देखो, एक बच्चे ने फटाफट वीडियो शेयर कर दी, कह रहे भाई आजा आजा आजा, क्रक्स आ गया, क्रक्स आ गया. बस वही आ गया, रटने वाले बच्चों की बात आ गई, फटाफट से आके बैठ जा. कोई नालायक बच्चे फटाफट वीडियो शेयर करते हैं ना क्रक्स की बात आती है. क्यों? उन्हें बस क्रक्स ही सुनना होता है. वो रटने वाले बच्चे हैं, कहते हैं ना 40-45 नंबर क्यों आते हैं, रीजन ही होते हैं. फिर डिटेल में नहीं सुना, क्रक्स सुन लिया, फिर एग्जाम में क्या कहते हैं, विवेक सर ने अमेंडमेंट सही ढंग से नहीं कराई थी, 5 मिनट में अमेंडमेंट खत्म करा दी भाई. उसने ये नहीं देखा 45 मिनट पहले भी थे. वो क्यों देखेंगे हम भाई, क्रक्स ही देखा था हमने, हम क्रक्स ही देख के जाएंगे ना. नालायक, इधर देखो ध्यान से. चलो, रटने वाले बच्चे भी एक बात ध्यान देंगे जी, और सारे बच्चे एक बात ध्यान देंगे. पहली अमेंडमेंट में 50C में क्या चेंज आया? 105% की जगह अब 110% हमें देखना है. मतलब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110% अब देखनी है, 105% नहीं देखनी. पहली अमेंडमेंट बस ये है. सेकेंड अमेंडमेंट अब ये आई, सेक्शन 55 जो हमारा कोवा का था. अगर लैंड और बिल्डिंग की बात होगी और ये 141 से पहले परचेज की होगी, अगर 141 से पहले, 141 के बाद नहीं, अगर बाद है फिर तो परचेज प्राइस ही लेते हैं. 141 से पहले परचेज की है तो आप अभी तक लेते थे परचेज प्राइस, और 141 की एफएमवी इसमें से हायर लेते थे. ठीक है, बट अब यहां पे 141 की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी दी होगी. अब क्या करना है? पहले इनमें से निकालनी है लेस वैल्यू, जो लेस होगी वो, फिर इस लेस वैल्यू को इससे कंपेयर करना है. आपकी जो हायर होगी वो तुम्हारी कॉस्ट बन जाएगी, उसको फिर आप इंडेक्सेशन कर देना. इंडेक्सेशन करना आपको आता है, उसमें कोई चेंज नहीं है, उसमें कोई चेंज नहीं है, ये बात ध्यान देना. ठीक है, अच्छा, उसके बाद जी, उसके बाद फिर आपका आ गया हाँ, अमेंडमेंट नंबर 3, 50CA. 50CA एप्लीकेबल कहाँ नहीं होगा? जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन अप्रूव की है एनसीएलटी को, एनसीएलटी को एप्लीकेशन भेजी है, उसके बाद एनसीएलटी को क्या बोला कि पुराने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हटा दो और नए अपॉइंट करो, और फिर एनसीएलटी के रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग अब उनको शेयर मिल रहे हैं, तो गवर्नमेंट कह रही उस केस में एफएमवी मत देखना, जिस प्राइस पर शेयर अलॉट हो रहे हैं वही प्राइस तुम्हारा एक्चुअल प्राइस बनेगा. ठीक है, अच्छा, एक अमेंडमेंट और रह गई.
अमेंडमेंट अब ये रह गई, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपने कैपिटल गेन में किए थे ना, उसमें याद करो आपके एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम दिसंबर नवंबर में थे शायद, जो सीए वाले बच्चे नवंबर, सीएस फैमिली के बच्चे दिसंबर, आपके एग्जाम में मेरे ख्याल से प्रीवियस ईयर 1920 था, उसका इंडेक्स रेट शायद 289 था, यही था इंडेक्स रेट 289 था, मेरे को ध्यान आ रहा है इंडेक्स रेट 289 ही था। और अब जो नया इंडेक्स रेट है, क्योंकि अब हमारे एग्जाम में, मैं एक बार देख लूँ अगर मैं गलत नहीं हुआ, एक बार लिखना, यही था इंडेक्स रेट, हाँ 289 था जी। अब आपके एग्जाम जून में है, प्रीवियस ईयर 2021 है, जिनके एग्जाम मई में भी हैं, प्रीवियस ईयर 2021 है, तो अब जो इंडेक्स रेट है वो 301 है जी। तो अब जितने भी क्वेश्चन आपको सोल्व करने होंगे, अगर एसेट आपने ट्रांसफर की है 2021 में, तो मल्टीप्लाई अब 289 से नहीं करोगे, 301 से करोगे। आप समझ सकते हो सारी कैलकुलेशन चेंज हो जाएंगी। बच्चा कहता है तेरी का, बट कोई फर्क नहीं पड़ता इतना, सिर्फ ये करना है कि अगर ट्रांसफर 2021 में होगा तो जहां मल्टीप्लाई 289 से करते थे, अब 301 से करना है। ये नया इंडेक्स रेट है जी। ठीक है, ये भी अमेंडमेंट थी, मैं भूल गया था, बट ये तो सबसे मेजर अमेंडमेंट थी। नहीं तो आप मुझे चैट बॉक्स में लिखते, सर इंडेक्स रेट क्या लेना है, सर इंडेक्स रेट क्या लेना है, रिप्लाई करो। ठीक है, तो मेरे को याद आ गई अमेंडमेंट खत्म करने से पहले कि इंडेक्स रेट मल्टीप्लाई जो करना है 301 से करना है, क्योंकि हमारे एग्जाम में प्रीवियस ईयर 2021 है जी। ठीक है, लो जी, अब जाके हमारा कैपिटल गेन मैं बोल सकता हूँ अमेंडमेंट ओवर है जी। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे अदर सोर्स में गिफ्ट की अमेंडमेंट है, और डिविडेंड की टैक्सेशन के अंदर भी काफ़ी सारी अमेंडमेंट है, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना है, क्योंकि आप इंडिया के फ्यूचर हो, पेरेंट्स का प्राउड हो, मेरा प्राउड हो, और कितने लोगों का एक्सपेक्टेशन हो। ध्यान रखा करो अपना, ठीक है, बहुत ध्यान रखा करो, अपने पेरेंट्स का भी ध्यान रखा करो, अपना भी ध्यान रखा करो, और मुझे दुआओं में याद रखा करो। ठीक है, चलो बाकी मुलाकात करूंगा नेक्स्ट क्लास मेरी, सेम टाइम सेम जगह। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद। और मैं हैप्पी शिवरात्रि बोलना आपको भूल गया था, तो हैप्पी शिवरात्रि, बहुत बहुत शिवरात्रि की शुभकामनाएं, और मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से भगवान शिव आपको उस मुकाम पे लेके जाएं कि आप भी कहो कि भोलेनाथ की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, बम बम बोले, बम बम बोले, बस कमाल कर दे भगवान शिव। आने वाले रिजल्ट में मेरी पूरी फैमिली को बहुत अच्छे मार्क्स से पास करें। ठीक है, बट मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए, भगवान शिव तभी पास करेंगे जी। ठीक है, जय हिंद जी, गॉड ब्लेस यू, लव यू सो मच।